रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एकांत, अकेलापन, बड़े शहर से दूर होना, ये तो बड़े शहर के लोग ढूंढते हैं। जब तक मैं बरेली में थी तब तक ख्वाब था मेरा कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, म्यूज़िक की दुनिया में कुछ तो ऐसा करना है कि बस मतलब वो उसको मैं शब्दों में भी शायद बांध नहीं पाऊँगी, लेकिन कुछ तो बहुत बड़ा करना है। लेकिन जब वहाँ पहुँच गए तो हर थोड़े दिन बाद मन करता है कहीं एकांत में चली जाऊँ। पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। जो कनेक्शन है खुद के साथ वाला, वो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे स्लो हो जाता है। हाँ, तो आपका तो ये बहुत सुंदर है, प्रॉपर्टी भी और ये इंटरव्यू भी और जो आपने इसको जिस तरीके से भी बिल्ड किया, इट्स अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो बचपन, बरेली का बचपन जो कि करोड़ों भारतीयों का जो छोटे शहर के हिंदुस्तान का बचपन है, जिसको वो याद करते हैं, कैसा था वो? अब पलट करके सोचती हूँ तो बहुत अच्छा था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे जो फादर रहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते थे। मॉम शी इज़ अ हाउस मेकर, होम मेकर रही वो। तो और मैं सेकंड नंबर की थी और सबसे ज़्यादा शरारती घर में जितनी शैतानियाँ होती थी वो सबसे ज़्यादा घर में मैं करती थी। तो इस तरीके से और स्कूलिंग वगैरह सारी इतनी बहुत दिलचस्प रही है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नॉटी थी। एक बार मैं स्कूल से जा रही थी, घर से स्कूल जा रही थी, तो वहाँ तो रिक्शा वो जो 3 पहिया जो रिक्शा होता है वो चलता था। तो एक रिक्शे वाले जो थे, साइकिल रिक्शा, हाँ साइकिल रिक्शा, तो वो आते थे, बहुत दूर से आवाज़ लगाते हुए आता था, कविता जी। तो पूरे मोहल्ले में पता लग जाता था कि मैं स्कूल जाने वाली हूँ। और उन्होंने उस समय भी कविता जी, उस समय ही कविता जी करके उस उम्र बोलता में जी। आई थिंक मैं क्लास 4-5 में रही होंगी। एक बार मैं स्कूल से वापस आ रही थी, मैंने बैग रिक्शे वाले के साथ भेज दिया घर पे। मैंने कहा बोल देना मम्मा को मैं बाद में आऊँगी। वहाँ पास में एक बेर का पेड़ था, उस पे चढ़ के बेर तोड़े, हाथ पैर में खूब खरोंचे मारी। और फिर घर पे आई 1-2 घंटे के बाद मम्मी बोली तुम्हारा बैग यहाँ है, तुम कहाँ हो, ये सब क्या है। मैंने कहा वहाँ पेड़ में बेर लगे हुए थे, वो तोड़ने के लिए गई थी। शायद बहुत ज़्यादा शैतानियाँ और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था नई नई चीज़ों को खोजने का। और तो इस तरीके की बहुत सपने थे। हाँ, क्या थे? मैं हमेशा ड्रीम करती थी कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में परफॉर्म कर रही हूँ
अच्छा, गाना तब से तब सपना से ही मतलब जब से होश संभाला मैं गा ही रही हूँ। ऐसा कोई घर में नहीं था कि गाने का कोई माहौल हो या प्रॉपर कोई खानदानी परंपरा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था। बट संडे संडे हम लोग मेरे पापा को मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद थे, तो हम लोग संडे को सब लोग बैठ के दोपहर में रेडियो पे या फिर टेप रिकॉर्ड्स आ गए थे उस वक्त, तो उस पे सुनते थे सारे गाने। और जब भी वो वाला गाना बजता था मोहम्मद रफ़ी साहब का बाबुल की दुआएं लेती रात, तो वो लास्ट सॉन्ग होता था, तो सबका रोना धोना शुरू, अरे सब बेटियां चली जाएंगी लाइक दैट, और फिर उसको वाइंड अप करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा उनके साथ सुना मैंने, पापा के साथ में। पापा भी, और हमारे घर में भजन का मंदिर है घर में जैसे, तो एक बहुत डिवोशनल सा एक वैसा माहौल रहा, वो मुझे मिला। तो हम लोग रहते थे कुतुब खाने के पास में, तो वहाँ खानकाह नियाज़िया की जो दरगाह है बिहारीपुर में, वहाँ पापा मुझे लेकर के जाते थे उसमें। तो वो मुझे लगता है शायद ये जो आज मैं जो भी हूँ वो उसके जो संस्कार उस टाइम पड़ गए थे। तो क्योंकि वो जब मैं सारा संगीत सुनती थी तो ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे जकड़ लिया, इतना ज़्यादा बिल्कुल ठगी सी देखती रह जाती थी कि वो लोग गा रहे हैं, रो रहे हैं, अजीब अजीब से इमोशंस होते थे, बट समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या था वो। फिर धीरे धीरे जब मैं इस लाइन में आई, तो जब मैं दिल्ली में थी तो मुझे कई लोगों ने बोला कि ऐसा गाना गाओ, वैसा गाना, लिरिक्स वाइज ना मुझे नहीं जमता था कि मैं कहती नहीं ये नहीं गाऊंगी मैं। बोली आप यदि कमर्शियल काम कर रहे हैं आपको जो भी मिलेगा वो गाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है ऐसा कुछ। तो वही था, थोड़ी सी अपनी रास्ता खुद बनाना या अपने मन से चलना, मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा मुझे वही करना, और अभी तक वैसे ही करती आई हूँ। और जितने भी सॉन्ग्स मिले हैं सब अच्छे सॉन्ग्स मिले, और खुद भी मैंने एक होता है ना जो एक नज़र, तो पोइट्री चूज़ करना वो जो एक आर्ट है वो ऊपर वाले ने दी। मैं मतलब बुक कोई भी पढ़ूंगी मैं 2 मिनट के अंदर मुझे क्या चाहिए, मैं कितनी भी मोटी बुक हो 500 की पेजेस की या 600 पेज की, मुझे जो चाहिए मुझे मैं 2-4 मिनट में अपने मन की चीज़ निकाल लेती हूँ उस बुक में से। तो इट्स अ गिफ्ट शायद। छोटे शहर की लड़कियों का बड़े सपने देखना जी ये एक वक्त तक सहज नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था, मेरे लिए भी टफ था, क्योंकि मैं हमेशा टीवी में जब जगजीत सिंह, गुलाम अली, इन सब लोगों को देखती थी तो हमेशा कहती यार मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगी। मतलब कुछ भी देखती थी म्यूज़िक से रिलेटेड तो हमेशा वही एक, मुझे लगता है वो पैशन भी ईश्वर किसी किसी को नवाजता है, तो वो हर चीज़ को मैं अपने चश्मे से देखती थी कि मैं वो चीज़ कैसे अचीव करूँगी, मुझे वो चीज़ कैसे हासिल होगी। घर में होती थी, महफिलें भी होती थी, सब चीज़ें, लेकिन वो मेरे को कितना दीवानगी उस चीज़ को वो नहीं समझते थे उस चीज़ को, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने कहा लगता है कि यहाँ से क्या रास्ता निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलने का। तो फिर मैं हमेशा बस प्रे करती थी, क्योंकि वहाँ ये था कि आपने ग्रेजुएशन किया, शादी करो, फिर तुम्हारा हस्बैंड जो भी करवाए वो ठीक है। तो मेरा साथ भी वही था। तो मम्मी ओपी नैयर साहब आए थे एक बार बरेली में। अच्छा। मैंने गाया और उन्होंने मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया, सब कुछ हुआ। मैं घर आके बोल रही हूँ, बता रही हूँ पापा को, तो उनको यही नहीं पता ओपी नैयर कौन है या म्यूज़िक डायरेक्टर कौन होता है, लिरिक्स राइटर कौन होता है, कुछ नहीं पता। अरे बोला होगा उन्होंने तुमको, भाई शादी वादी हो जाए, पति गवाए तो गाना भाई हम तो ले लेके तुमको, क्योंकि ओपी नैयर साहब बोले थे कि तुम बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ, बहुत रिच वॉइस है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो मैंने बताया, बोले वो तो बॉम्बे आने को बोल रहे हैं। अरे बहुत लोग बोलते रहते हैं ऐसे, थोड़ी कि हम कहाँ भटकते फिरेंगे, मतलब जो रियलिटी थी वो उस पर बात कर रहे थे, हम तो अपनी ख्वाबों की दुनिया में थे। तब से बस मैं प्रे करती थी कि या मुझे जो भी पार्टनर मिले वो ऐसा मिले कि जो मेरे संगीत को और मतलब बढ़ाने में सहायता करे जो भी। तो मेरी जो फर्स्ट मैरिज हुई तो मिस्टर सेठ के पेरेंट्स मुझे देखने के लिए आए, तो मैंने भजन कुछ गाया तो इमीडिएट बोले अरे भाई हमें तो पसंद है लड़की, बहुत अच्छा गाती है वो करके। तो बस मैंने सिर्फ उनके साथ यही शर्त रखी थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरे इतने बड़े ख्वाब थे म्यूज़िक में कुछ करने के लिए। उनसे सिर्फ मैंने यही कहा
कि मेरे को तुम संगीत से नहीं रोकोगे, गाने से नहीं रोकोगे तुम, और जो मदद कर सकते हो उसको आगे बढ़ाने में, तो वो उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ तक किया। ही पास्ड अवे इन 2011। ओके। हाँ, उनको पेनक्रिएटाइटिस हुआ था, तो विद इन 48 आवर्स बट उन्होंने बहुत किया, बहुत ज़्यादा, कि मैं सिर्फ म्यूज़िक पे फोकस रखती थी, बाकी कितना कुछ बैकएंड पे कितना काम होता है वो सारा वो हैंडल करते थे। ही वॉज इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट। मुझे लगता है कि कोई भी लड़की यदि उसको इस तरीके से घर से सपोर्ट मिल जाए, इन लॉज से, हस्बैंड से, कि वो मुझे बड़ा होते देखना चाहते थे, और जब भी मुझे एक तारा के लिए फिल्म फेयर मिला या जो भी जितने भी अवार्ड्स मिले, मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थे कि उतनी मेहनत उन्होंने किया, सब कुछ, तो वो सब कुछ रंग लाई और सब अच्छा रहा। इवन मेरी मदर इन लॉ जैसे लोगों के, मेरे भी मन में एक हवा जैसा था कि अरे शादी हो रही है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, बट शी वॉज एन अमेजिंग लेडी। कि मैं जब रियाज करती थी या कुछ, तो वो कहती थी कि तुम अपना प्रैक्टिस कर लो, मैं छोटे थे उस वक्त कविश और कनिष्क, तो मैं देख लूँगी दोनों को, कि कहते नहीं मम्मा रियाज कर रही है तो अभी डिस्टर्ब नहीं करो। तो उस तरीके से कहाँ, इवन एक बार का मैं किस्सा बताऊँ आपको, मैंने गंधर्व महाविद्यालय से संगीत में म्यूज़िक में अलंकार किया, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्वलेंट होता है। तो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई उस टाइम, तो हम दिल्ली से लखीमपुर खीरी मेरी ससुराल रही, तो वहाँ गए फादर इन लॉ को लेकर, मतलब उनकी बॉडी लेकर के गए। तो मदर इन लॉ मेरे को वहाँ पर बोलती है, आई थिंक 3 या 4 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम था, तो वो बोलती हैं जो गया गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है, तो अपना साल मत बर्बाद कर, वापस जाओ। बोली बाकी सब लोगों को मैं संभाल लूँगी, पूरे ख़ानदान को। तो वो बात मैं आज तक, और जो जहाँ तक भी पहुँची हूँ, कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मायने रखती हैं आपकी उस जर्नी में। तो आज तक मैं कहती हूँ वो ऋण तो मैं कभी चुका ही नहीं सकती इस तरीके से, कि वो चाहती थी कि उनकी तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था, और कि क्यों जा रहे हो, ये हुआ है और तुमको म्यूजिक की पड़ी है। हाँ, तुमको ये सब पड़ा हुआ है। तो बट उन्होंने कहा कि नहीं, साल तेरा बर्बाद हो जाएगा, ये तो जो हो गया, इसको कोई नहीं बदल सकता, तो आगे बढ़ो। तो वही चीज़ मिस्टर सेठ के स्वभाव में भी थी। एक बार का वाकया, मतलब मैं शॉक थी एज एन आर्टिस्ट, जैसे बहुत सॉफ्ट होते हैं ना हम लोग दिल के, कि हम लोग उनके किसी तो बहुत क्लोज निट, उसकी किसी की डेथ हुई, वो सुबह उसमें गए और शाम को एक वेडिंग में जाना था, शाम को उसमें भी गए, लेकिन मैं अंदर से इतनी हिली हुई थी कि यार कैसे, बोले वो भी लाइफ का एक पार्ट है और ये भी लाइफ का एक पार्ट है, हमको सबके साथ चलना है। तो वो मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, आपको चलते जाना है। तो जब उनकी डेथ के बाद मेरे बैक टू बैक शोज़ थे, 15 दिसंबर को उनकी डेथ हुई, और 25, 28, मतलब बैक टू बैक सारे शोज़ थे। तो बहुत चैलेंज था मेरे लिए कि मैं उसको कैसे उसमें से निकलूं। 10 दिन भी नहीं हुए थे, और लेकिन मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये ही तुमको पार करना है, इससे निकल गई तो फिर सब चीज़ें होती चली जाएंगी। और वाकई मैंने एक भी शो कैंसिल नहीं किया, आई डिड ऑल माई शोज़। बल्कि जिस फर्स्ट जो इमीडिएट जो शो किया था अहमदाबाद में था, वो तो बहुत खूबसूरत सजाया था, चारों तरफ दिए थे, तो मैं हर एक लाइट में उनको फील कर रही थी कि वो मेरे साथ हैं। और उनका भी ये था ना कि ज़िंदगी नहीं रुकती, आप क्या क्या चीज़ें रोकोगे, कि किसी के जाने से चलते जाना है, चलते जाना है। आप ठीक है उनकी यादें दिल में रखते हो, लेकिन रुकना नहीं है। तो वो मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा उनसे। तुम कहो चांद चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी, तुम कहो सड़कें उल्टी चला दे, इसमें भी
उस वक्त के बचपन में आपके रोल मॉडल्स कौन थे? बचपन में तो मैं कबीर दास जी, मीराबाई और स्वामी विवेकानंद बचपन से लेके आज तक। पता नहीं उन लोगों के जो मीरा जी का जो दीवानगी है कृष्ण के प्रति, जो प्रेम है, पागलपन है, जो जुनून है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। और कबीर का जो जिस तरीके से बेबाक तरीके से वो बात कह देते थे, वो चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अपील करती है। और स्वामी विवेकानंद का हिंदुस्तान के प्रति जो एक वो है। फिर उसके बाद जब से मेरी लाइफ में मिस्टर सेठ आए, तब से मैं उनको फिर अपना मेंटर, गुरु सब वही मानती हूँ। आफ्टर उनकी डेथ मैंने उनकी बर्थडे पर एक आनंद उत्सव के नाम से कॉन्सर्ट शुरू किया, और उनकी डेथ एनिवर्सरी पर निर्वाणा के नाम से। ये सब भी पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले ने नाम दिए, क्या दिया, बस फ्लो में चीज़ें होती चली गई। क्योंकि मेरा मन था कि वो हमेशा लाइफ को सेलिब्रेट करते थे और कहते थे कि इट्स अ सेलिब्रेशन। तो हमेशा ये लगता था कि मैं बच्चों के साथ उस दिन उदास नहीं रहना चाहती, दुखी नहीं रहना चाहती कि आज आज डैडी का बर्थडे है, तो एक कोने में बैठे बच्चे रो रहे हैं। तो हम लोग पूरा 6 महीना प्रिपरेशन में लगते थे। इस आनंद उत्सव में ये करना है, ये करना है, इस वाले कॉन्सर्ट में ये डिज़ाइन करना है, ऐसे प्लान करना है। क्योंकि ज़िंदगी आप वो 2 तरीके हैं, आप इधर चाहे नेगेटिव साइड से चलो चाहे पॉजिटिव। तो इट्स बेटर कि मेरा ड्रीम था कि मैं संगीत में कुछ करूं, और उन्होंने इतना मुझे हेल्प किया था, तो मैं वही सबके साथ शेयर करना चाहती थी, स्पेशली उन 2 दिन में। आपने कबीर और मीरा बाई का जिक्र किया, कुछ याद आ रहा है, कुछ सुनाना चाहेंगी कुछ? हाँ ज़रूर। कबीर का मैं एक सुनाती हूँ एक पद। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। मैं कहता अखियन की देखी, मैं कहता अखियन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सरझावन हारी, तू रखियो उर्झाई रे। सारे ग रे ग म ग म प द प म ग रे सा, सारे ग रे ग म ग म प द प म ग रे सा। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। कितनी गूढ़ बातों को कितने सरल तरीके से कहा है। वही उनकी सबसे बड़ी बिल्कुल खासियत रही कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, और जिनमें शायद जन्मों लग जाएं उसको समझने में, और वो सिर्फ एक दोहे में सुन लीजिए, एक पद में सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत। लेकिन ऐसा परिवार नहीं था जो क्रिएटिव चीज़ों की ओर झुकाव हो, जिसका तो आपने अपनी रचनात्मकता की जगह कैसे बनाई? वही मुझे लगता है कि वो एक बहुत प्लस पॉइंट रहा। कुछ नहीं था तो खुद की ज़मीन तलाशती चली गई मैं। जैसे सामने, घर के सामने एक अंकल रहते थे, वो ऑल इंडिया रेडियो रामपुर से वायलिन बजाते थे। तो अंकल ने मेरे को मिलवाया, बोले कि ये बहुत अच्छा गाती है, आप इसका कुछ करवाओ। तो उन्होंने कहा तुम फॉर्म भरो रेडियो में, और सेलेक्ट हो गई तो तुम्हारे भी तुम भी गा सकती हो रेडियो में। मैं गई, फॉर्म भरा, मतलब ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गई, तो मेरे रेडियो पे भजन आना शुरू हो गए। तो उसमें भी सारे लोग, मतलब बस सब कुछ होता था अच्छा, तो सब आज कविता का भजन आ रहा है रेडियो पे, पापा ये सब बोलते थे। लेकिन ये एक होता है कि आजकल जैसे होता है कि कोई बच्चा छोटे से एक रियलिटी शो में सेलेक्ट हो जाता है, पूरा परिवार बॉम्बे दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं वो लोग। ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे मैं रेडियो में गई, और फिर कहीं भी कोई कंपटीशन होता था तो मैं खुद ढूंढती रहती थी, अच्छा इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या तैयारी करनी है। तो सब कुछ खुद से किया। तो अब उसकी वैल्यू भी पता लगती है कि हाँ, हर चीज़ की हम इम्पोर्टेंस समझते हैं। यदि
सारी चीज़ें प्लेटर पे मिल जाती हैं तो वैल्यू भी नहीं होती है उसकी। तो वन वे इट इज़ गुड। कुछ होता था, कुछ अचीव करती थी तो वो लोग बड़े खुश हो जाते थे, अरे भाई कविता ने ये किया कर। अभी भी पापा सब जगह, अरे कविता तो ये, कविता तो वो। मैंने कहा कुछ नहीं हूँ, मैं अभी भी चल रही हूँ धीरे धीरे। मंजिल मैं तो चाहती हूँ कि मंजिल ना ही आए, बस निरंतर चलते रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और मदर का क्या रुझान था, माँ का? मम्मी भी बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठी और बहुत सीधी। मैं कहती हूँ कि मतलब करोड़ों में कोई एक पीस बनता हो ऐसा, वो इतनी सीधी। मतलब मेरी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मॉम के साथ कि वो इतनी सीधी है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं उनको कुछ चाहिए, बेसिक घर की चीज़ चाहिए या उनको कपड़े में चाहिए या मेडिसिन में कुछ चाहिए, खुद से बोलेंगी ही नहीं। तो मैं हमेशा जब भी उनसे मिलती हूँ गुस्सा करती हूँ, बोला करो, आप बोलती नहीं हो किसी भी चीज़ में। बट वो ऐसी हैं। दैट इज अभी भी बरेली में रहती हैं? बरेली में रहते हैं पेरेंट्स। तो ब्रदर नोएडा में है, बट उन लोगों को वही कि बड़े शहरों में अच्छा नहीं लगता। विंटर्स में मेरे पास आकर के रहते हैं, दिसंबर जैन 2 महीना मेरे पास बॉम्बे में रहते हैं। तो हमारा यहाँ थोड़ा म्यूज़िकल माहौल है, तो बच्चे भी सब साथ में हैं, तो पापा मम्मी को अच्छा लगता है बॉम्बे में। और वेदर वाइज सबसे ज़्यादा, क्योंकि बरेली तो बहुत ठंडा रहता है, उनको काफ़ी पसंद आता है बॉम्बे। आपके जो साथ के लोग थे उनके अलग सपने रहे होंगे या नहीं थे उनके सपने? मेरे ब्रदर सिस्टर्स का जो मैं कहूँ तो ये जो दोस्त, पता नहीं, म्यूजिकली तो मैं ही पागल थी बहुत ज़्यादा। इवन कहीं पर बरेली में किसी के यहाँ कोई महफिल हो रही है, मुझे बुलाया है या नहीं बुलाया है, बस मन करता मैं इतना तड़पती रहती थी कि वहाँ कैसे मैं पहुँच जाऊँ उस जगह पे, वो अटेंड कर लूँ। तो मैंने पापा से कहा मुझे म्यूज़िक सीखना है। तो बोले देख लो भाई, अब टीचर वीचर कहाँ से ढूंढेंगे। मैंने कहा नहीं, सामने एक आते हैं डॉक्टर अंकल रहते थे, उनके आते हैं, उनके बेटे दोनों सीखते हैं, तो मुझे भी सीखना है। तो मैं गई उनसे बात करने के लिए, बोले उन्होंने मुझे सुना, बोले हाँ इसकी तो आवाज़ अच्छी, मैं सिखाऊंगा। फिर घर में हारमोनियम नहीं, तबला नहीं, तो वो सारी चीज़ें आई। और फिर मेरी जब तक शादी नहीं हुई तब तक मैं बरेली में उनसे सीखती ही रही। और फिर उसी बीच में वही मुझे कहीं म्यूज़िकल कोई गोष्ठी होती थी तो वो लेकर के जाते थे कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो पापा भेज देते थे कि चलो अच्छा गुरुजी के साथ जा रही है, देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज़ एक बहुत नॉर्मल वो माहौल था। और मुझे इतना पागलपन, मैं दिन भर हारमोनियम लिए बैठी ऐसे करती रहती थी कि यार टीवी पे तो देखती हूँ वो लोग इतना फ्लुएंट बजाते हैं, मुझे तो आता ही नहीं है बजाना। तो मैंने मतलब घुसी रही उसमें और अपने आप से सीखा हारमोनियम बजाना, कि आप किसी भी चीज़ में जब लग जाओ तो वो चीज़ें धीरे धीरे कहाँ से आया ये? एक बैंक अफसर के घर में ये जुनून? मुझे लगता है कि कोई एक सोल होगी जो अतृप्त रह गई होगी, वो ये शरीर लेकर के इस जन्म में आई है। और बहुत पागलपन था। इवन मतलब मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है कि जैसे उस ज़माने में वो शादी पे जो वो जाते थे ना बैंड वाले लोग, वो कीबोर्ड बजाते थे, कोई गाता था गंदा सा, तो मेरा इतना पागलपन था, मैंने कहा मम्मा मेरे को इस पे खड़े होकर के गाना है। इतना ज़्यादा दीवानगी थी मुझे म्यूज़िक को लेकर के। तो वही मुझे लगता है किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक वो जो फ्यूल होता है, वो पैशन का जो फ्यूल है वो चाहिए। फिर सारी चीज़ें अपने आप खुलती चली जाती हैं, रास्ते बनते जाते हैं। जैसे बॉम्बे में मैं किसी भी ख़ानदानी परिवार से नहीं हूँ, जैसे कि किसी फिल्मी दुनिया के किसी घर से हूँ या कुछ भी नहीं, बस सब दरवाजे नॉक करते गए कि शायद ये खुल जाएगा, शायद ये खुल जाएगा, ऐसे करके बढ़ते चले गए। लेकिन उसमें भी मैंने काम को लेकर के और जो मेरा टेस्ट है उस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं किया। जो मुझे करना है वही करूँगी। जैसे बीच में जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि आप मैनेजर रख लीजिए, ये आपको काम देंगे, लाइक दैट होता है जैसे। तो हम मिले कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा हम जो भी ला के देंगे आपको करना पड़ेगा। तो हम बाहर निकले, मैं मिस्टर सेठ, हमने कहा ये तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बाहर चलो। मुझे जो, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, भले ही उसमें वक्त लगे या जो भी है। तो काफ़ी सारे लोगों से मिलते रहे और कुछ बन नहीं रहा था।
तो वो ऐसे टाइम पर ना बहुत परेशानी भी होती, जिसमें मेरे 2 गाने रिलीज़ हो चुके थे। फिल्म वादा जो मैंने बॉलीवुड में सतीश कौशिक जी के लिए गाया था, फिर गैंगस्टर में भट्ट साहब के लिए गाया था, महेश भट्ट साहब के लिए। वो कौन सा गाना था? मुझे मत रोको मुझे यार के लिए। अच्छा, अच्छा, बहुत खूबसूरत था वो सॉन्ग भी। तो वो उसके बाद भी फिर भी 3 साल तक कुछ काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग से मैं मिलती थी बोलते थे कि बहुत अच्छी वॉइस है, बहुत हस्की वॉइस है, आप आइटम गाइए तो छा जाएंगी, आप भोजपुरी गाइए, डबल मीनिंग गाइए, यही सारे। उस वक्त वो शायद पीक पे था। मैं घर आती थी फिर बोलती थी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं यहाँ चल पाऊंगी। मेरा कौन सा गाना था गैंगस्टर में? क्या मुझे प्यार है, क्यों आजकल नींद कम ख्वाब सा है। वो भी बहुत चला था गाना, तो बहुत बड़ा हिट रहा। तो ये मुझे गैंगस्टर याद आई। तुम कहो तुमको जो चाहिए मांग लेना, तुम तकल्लुफ न करना जरा भी। तुम कहो चांद चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी। लेकिन इससे पहले आपने शादी करना आपके लिए एक एस्केप कह लें या ब्रिज कह लें या एक रास्ता कह लें, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल सपनों तक का रास्ता, जो बड़ा अनयूजुअल था। बहुत कि अदरवाइज बरेली से निकलने का कोई रास्ता नहीं था मेरे लिए। हाँ, और जिस तरीके की मैं एक फैमिली में थी, एक कि वैल्यूज़ और मोरल्स इन सब को लेकर के कि नहीं ये क्या सही है लड़कियों के लिए। यदि मैं किसी एक प्रोग्राम में चली गई हूँ, रात को लेट आई हूँ, 10 बज गए हैं बरेली में, तो मेरी दादी ऊपर छत से देखती रहती थी, इतना लेट क्यों आई हो तुम। तो मतलब ऐसे माहौल में आप इतने बड़े ख्वाब देख रहे हो जो कि वहाँ के लिए इम्पॉसिबल ही कहूँगी, कि सोच ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। मना नहीं किया माँ बाप ने, लेकिन ऐसे सपोर्ट भी नहीं किया कि हाथ पकड़ के लेके जा रहे हो, अच्छा तुम इनसे सीख लो, अच्छा तुम ये इनके साथ चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग था। तो मुझे तो एक ब्रिज के रूप में मिला, और मैंने पहली शर्त ही यही रखी थी मिस्टर सेठ के साथ कि मेरा गाना तुम नहीं रोकोगे। थैंक यू, बहुत मस्त थी ग्रीन टी। आइए आइए आइए, ये भी बता दो। हाँ, यही मैं कहता हूँ। वाह, ये भी बता दो। यहीं से तुलसी तोड़ के क्या बात, बहुत बढ़िया थी। अदरवाइज वो जो टी बैग्स की रहती है ना, हाँ, बहुत ही पता नहीं अजीब सी कड़वाहट सी होती है उसमें, बिना कोई केमिकल। हाँ, मज़ा आ गया। थैंक यू। तो बॉलीवुड से थोड़ा मुझे खुंदक हो गई थी। और ये लगता था कि जो फूड चेन है या जो चेन ऑफ कमांड है गाने बनाने की, उसमें चूँकि लिरिक राइटर बहुत नीचे आ रहा था, और वो रिस्पेक्ट नहीं है सबसे बड़ी चीज़। बहुत, और जो गाने बनने की प्रोसेस थी, हाँ, उससे मैं उकता गया था, तो मैंने ऐसे गाने बंद कर दिया था लिखना। अच्छा। फिर गुनीत मोंगा हमारी दोस्त हैं, वो ये पगलेट बना रही थी, तो लॉकडाउन के बीच में, और उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा मैंने तो बंद कर दिया, तो क्योंकि अरिजीत इज डूइंग द म्यूजिक, तो मैंने कहा साउंड्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग। हाँ, अरिजीत पहली बार कंपोज कर रहे थे, तो और अरिजीत को मैं जब प्रीतम के स्टूडियो में देखता था, वो ऐसा ये करके देखता था, बस उतनी पहचान थी। हाँ। तो हम मिले, और एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी जो एक शिकायत सी रही है कंपोजर्स से, जो ट्रेडिशनल कंपोजर्स हैं, कि संगीत मैथमेटिक्स नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कि आप ठीक है मीटर में लिखना एक बात है, लेकिन फिर उसकी आप ये स्कैनिंग है, और उसके बाद ये भी बताया जाना कि सर लास्ट में ना ऊ साउंड होना चाहिए।
तो वो मतलब इट वाज जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। तो हमने फिर नई एक शुरुआत कर रहे हैं, वो स्लो म्यूज़िक के नाम से हमारा जो वेरी गुड। म्यूज़िक लेबल, एक म्यूज़िक लेबल तो बड़ा शब्द है, बस चूँकि आज डिजिटल की दुनिया में चीज़ें आसान नहीं, हो गई हैं, बहुत तो अच्छा, हम बहुत अच्छा कि आप अपने मन का कुछ कर पा रहे हैं, कर सकते हो। कर पा रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग जो हैं, यंग कंपोजर्स नहीं कहूँगा, हर उम्र के कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स, फोक की वॉइसेस बिल्कुल। से हम जुड़ना चाहेंगे। हम कीर्तन मंडलियों से, रामलीला कमेटियों से, बाउल सिंगर्स से, हर तरह के कबीर को गाने वाले कलाकारों से, और ताकि वो हम और वो जो साथ में संगीत बनाएं, उसको कोट एंड कोट सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम म्यूज़िक की तरह देखा जाए। हाँ बिल्कुल। तो जो लोग नहीं समझते हैं, स्पेनिश संगीत को कोई नहीं समझता यहाँ, लेकिन फिर भी सुनते हैं, बिल्कुल। तो क्या वैसी कोई कोशिश हो सकती है? तो अभी हमने 5-6 गाने बनाए, मैं आपको 1-2 सुनाता हूँ, प्लीज़। क्योंकि जिसका बैट होता है वही कैप्टन बनता है, तो ये वाले गाने मैंने ही गाए हैं। अरे वाह, क्या बात है। एक सागर मध्य प्रदेश में एज ए यंग मैन, अनुज भट्ट। तो जब मैंने इनवाइट किया लोगों को कि वो कोलैबोरेट करें, अच्छा, तो ही रीच्ड आउट, वेरी नाइस। और ये मैंने कुछ लिखा था और मुखड़ा मैंने कंपोज करके उसको भेज दिया अपनी जो भी समझ के हिसाब से, और उसने फिर ही क्रिएटेड अ ब्रिज एंड ही मेड इट टू अ सॉन्ग, है, तो हम को कंपोजर्स हैं उस गाने अरे में। वाह, वेरी नाइस। और एंड देन वी आर वर्किंग ऑन मोर सॉन्ग्स। तो मैं वो ज़रूर चाहता हूँ कि वो लोग जो शायद सोचते होंगे कि इनसे कैसे लिखवाएं, हाँ हाँ हाँ, they can now reach out and create songs with us. तो मैं बॉम्बार्ड नहीं करूँगा, बस ये वाला प्ले कर रहा हूँ। अरे प्लीज। वो जो आपको बचपन में लालच था ना कि कोई भी ज़रा सा इशारा कर दे, तो ये तो फितरत है क्रिएटिव लोगों की। अच्छी। तुम कहो चांद चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी। तुम कहो चांद चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी। तुम कहो सड़कें उल्टी चला दे, इसमें भी है कोई ना खराबी। नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तुम कहो इंद्रधनुषों को मोड़े, ये रही आसमानों की चाबी। वाह, बहुत सुंदर। तुम कहो जुगनुओं को बता दे, अपने घर का नया रास्ता भी। तुम कहो तुमको जो चाहिए मांग लेना, तुम कहो तुमको जो चाहिए मांग लेना, तुम तकल्लुफ न करना जरा भी। तुम कहो चांद
चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। जैज जैसा फील दिया है। मुखड़ा मैंने कंपोज किया है ओहो। और फिर अब अनुज ने अच्छा, कंपोज किया, इसलिए ओके। हमने साथ में। मोहल्ले खूब है इन आसमानों में, टहल के आना तुम मेरे ठिकानों में। खामोशी के किले में जाती एक गली, सितारे मिलते हैं वहाँ दुकानों में। सितारों से अगर मैं भर लूं मुट्ठियाँ, मैं चांदनी वर्क पे लिखूं चिट्ठियाँ। जो लफ्ज भेजे थे तुम्हारे नाम के, वो लफ्ज झांकते तुम्हारे कानों में। न मिल सके थे हम तो अब है मिल रहे, सलेटी बादलों के शामियानों में। जो बात तुमने है नहीं कही कभी, वो बात तुम कहो। कई ज़बानों में तुम कहो, चांद चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी। तो ये सारी तरकीबें कर रहे हैं। जैसे मेरा बड़ा बेटा है, उसको जी। ही हेट्स बॉलीवुड, वो इंडिपेंडेंट लिखता है, ही इज अ सॉन्ग राइटर, राइट। प्रोड्यूसर एंड मतलब, और उसने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया है। अच्छा। ही इज फ्रॉम IIT पवई, ओह। पास आउट फ्रॉम देयर। वाओ। बोला मुझे नहीं करना है, नौकरी नहीं करूँगा, मुझे संगीत करना है। अच्छा। और उसने उसका नाम रखा है नूरी, कि उसमें खुदा का नूर है इसलिए। उस इंस्ट्रूमेंट का। हाँ। ओह ब्यूटीफुल। और उसकी टोन जो है गिटार एंड रबाब। वाओ। तो स्टिल उस पे अभी भी IIT कानपुर के बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट पे। अच्छा। हाँ, स्टिल इज इन द प्रोसेस, क्योंकि 5-6 बना चुका है स्टिल। कमाल है। यहाँ इस बरामदे पे बैठ के बिना किसी ऑडियंस, बिना किसी बड़े बिजनेस स्कूल से लौटे बिजनेस हेड या किसी एक्सेल शीट के बारे में सोचे बिना, हाँ, हम अपने सुख के लिए संगीत बना सकते हैं। वही सबसे सुंदर है, वही सबसे सुंदर है। जब मुझे ऐसा लगता है जब हमारे को प्रेशर होता है ना कि उनको क्या चाहिए, जब उस तरफ चले जाते हैं ना, तो संगीत या क्रिएटिविटी तो ख़त्म ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम अपने धुन में रमे हुए हैं, रियाज कर रहे हैं, तब जो एक आमद होती है किसी भी कॉम्पोजिशन की, वो इतनी परफेक्ट बनती है वो चीज़, उसको आप नहीं कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपके जो मन में कुछ आया वो आपने लिख दिया, फिर उसको अपने तरीके से आपने कंपोज करके गाया, वो जो फ्री फ्लो उसका जो, उसको कहाँ वो एक बांध के कहाँ मज़ा आएगा। तो ये छटपटाहट आप महसूस करती हैं क्या आप? और बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा फेम जिस गाने से मिली, एक तारा से, उसमें मैं जकड़ भी गई हूँ, मैं बंद सी गई हूँ। मतलब कविता सेठ, मतलब एक तारा, वो चीज़ जो मुझे बहुत कई बार इरिटेट करती थी। देन मैंने घर में डिस्कस किया, मैंने कहा मैं इतनी चीज़ें जानती हूँ, इतना मेरे अंदर है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ और वो काम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो उसी टाइप के गाने, या गाने अच्छे गाने होते कम है और अच्छे होते हैं तो वो इधर उधर बट गए, लास्ट में कोई बचा कुचा आया तो फिर ऐसा लगता है छोड़ो, नहीं करो वो, ठीक है।
देन आई स्टार्टेड, मैं कविता हूँ सीरीज टाइप से काइंड ऑफ कि मैं क्या करती हूँ, मुझे कैसी पोइट्री पसंद है, मुझे कैसी नज़में गज़ल पसंद है, मैं वो जो कंपोज करके रखा मैं गाऊंगी। तो फर्स्ट तो मैंने ऐसे ही तानपुरा ऑन किया, रिकॉर्ड कर दिया और अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मैंने कहा यार मतलब तो सीरियसली कुछ अच्छे से करना पड़ेगा। देन फिर हमने म्यूज़िक थोड़ा ऐसे गिटार के साथ गाया, कुछ ऐसे कैसे करके डालने लगे। फिर एक कोई कंपनी मिल गई, उनके साथ बोले हम आपके वीडियोस बना देंगे। मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं। नहीं तो मैं सिर्फ एक पोस्टर बनाती थी, उसमें शायर की फ़ोटो, मेरी फ़ोटो, गाने का नाम, दैट्स इट, ऐसे करके डाल देते थे। तो हमने मुश्किल से 10-12 ऐसे मैंने किया था। और तो भी उसमें भी एक छटपटाहट ये थी कि मैं एक शायर की एक ही पोइट्री ले पा रही थी और मन था कि यार पूरी ज़िंदगी वो बंदा जो लिखता है मैं एक पोइट्री में कैसे बांध सकती हूँ उसकी पूरी ज़िंदगी को और जितना कुछ उन्होंने लिखा है। देन आई स्टार्टेड कॉन्सर्ट्स, मैं कविता हूँ के नाम से। अच्छा। मैंने डॉक्टर वसीम बरेलवी पे किया, बहुत सक्सेसफुल गया। इवन वसीम साहब कह रहे थे कि मैं 50 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूँ लेकिन ऐसी कॉन्सर्ट पे किसी ने आज तक ना सोचा ना किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो पसंद आ रहा है। देन आई डिड ऑन बशीर बद्र साहब, उनकी सारी गज़लें मैंने ली। अमृता प्रीतम पे मैंने किया। ये सब चीज़ें चल रही थी। उसी बीच में पता नहीं हम अपनी जुनून में बस जैसे आप जो चीज़ मन आया वो करते चले जा रहे हैं, वैसे ही मैंने कि बस जो मुझे सुकून देता है मैं वो स्टार्ट कर दिया करना। देन मीरा नायर जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। मैंने कहा मतलब मेरा तो ड्रीम था कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ कुछ काम करूं। और मीरा जी ने जब बात की कि हमने तुम्हारा ये जो सीरीज़ है मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, मैं कविता हूँ। अच्छा। और इसमें मैंने देखा कि तुम सिंगर तो हो ही, कंपोज़र भी हो। तो मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ अ सूटेबल बॉय BBC के साथ। तो मैं उसमें सारी गज़लें कंपोज भी करनी है, गानी है तब्बू के लिए। हम तो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन से एक ये चीज़ समझ में आई कि आप कुछ भी मन से कोई भी चीज़ करो वो वेस्ट नहीं होती, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है कुछ भी। वो कब आएगा लाइमलाइट में या कब लोगों को समझ में आएगा, दैट इज़ वो छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। आप काम करते जाओ, वो जो चीज़ है ना जो कि स्वांतः सुखा है, आपको जिसमें आनंद मिल रहा है, क्योंकि उसी में आप 100% दे सकते हो। रंग सारी के बारे में बताइए। रंगी सारी जब ये शुभा गोटू जी को मैंने सुना बचपन से, इतनी प्यारी ठुमरी है उनकी और मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने एक दिन, कनिष्क ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, आपके बेटे, हाँ जो छोटे बेटे हैं उन्होंने शुरू कर दिया था। मैंने कनिष्क से कहा ये वाला काम करते हैं। तो हम लोग, मेरा कोई कॉन्सर्ट था उसकी जस्ट ख़त्म हुई थी हम लोगों की जैमिंग। तो मैंने कहा अभी मेरा बहुत अच्छा मूड है, मैं इसको जस्ट एक लूप मेरे को दे बना करके मैं इस पर रिकॉर्ड कर देती हूँ, फिर तुम खेलना इसके साथ, इसका म्यूज़िक डिज़ाइन करना। और मैंने जस्ट गुनगुना दिया। उसके बाद आई थिंक मैंने दोबारा गाया भी नहीं है फाइनल। जो गाया था वही फाइनल अब तक वही रहा है। फिर कनिष्क ने उसका म्यूज़िक डिज़ाइन किया। हमारा प्लान था कि उसको बहुत ग्रैंड तरीके से रिलीज़ करेंगे, बहुत सुंदर वीडियो वगैरह बना है। फिर इमीडिएट ये कोविड आने के बाद बस मैंने कनिष्क को बोला कि दिस इज़ द राइट टाइम, कुछ भी ढंग का म्यूज़िक नहीं है ऑनलाइन, इसको सही टाइम है, आप रिलीज़ कर देते हैं। अप्रैल में हमने 24 अप्रैल को ये गाना रिलीज़ कर दिया, उसका अपने ही यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ कर दिया। और धीरे धीरे और हमने उसमें नीलेश भाई एक सिंगल पेनी प्रमोशन में नहीं खर्च करी, कुछ भी नहीं। जस्ट मैंने कहा यूनिवर्स में छोड़ दो, अच्छी चीज़ें होंगी, वो खुशबू की तरह खुद चली जाती हैं जहाँ उनको जाना होता है। और हमने डाल दिया वो गाना, धीरे 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 ग्रो कर रहा था। एवरी वीक मतलब 1000 फिर 2000 ऐसे करके धीरे धीरे कर रहा था। अप्रैल में हुआ धीरे धीरे वो जब दिवाली आई उस वक्त जो कुछ टीवी एक्ट्रेसेस ने और उन लोगों ने जो रील्स बनाना शुरू करी, तब वो एकदम से पीक पे चला गया, बूम हो गया वो गाना कि हर एक की ज़ुबान पे गाना और उसके लाइक्स बढ़ते चले गए। इस तरीके से हुआ। पेशेंस चाहिए। और फिर हमने ये सोचा कि अच्छी चीज़ें आप रिलीज़ करते जाओ अपने चैनल पे, जिसको चाहिए होगा तो ले लेंगे। तो अभी हम अपने जो हमारे
फेवरेट सॉन्ग्स हैं और हमने उसके किसी किसी के वीडियोस बनाए हैं, तो हम रिलीज़ करते जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे डायरेक्टर्स ने पिक कर लिए हैं जो फिल्मों में जा रहे हैं। तो इट्स अ नाइस वे ऑल्सो। एब्सोल्युटली। इसमें क्या होता है कि अपर एंड हमारा होता है फिर। नहीं, और ये जो क्रिएटर्स का और आर्टिस्ट का अपर हैंड होना, या कम से कम इक्वल उस एक कोलैबोरेशन का बराबरी का हिस्सा तो होना एक रचना के बनने में, जो मैंने अब तक नहीं महसूस किया कभी भी। तो वो मुझे लगता है वो ज़रूरी है और वो चेंज हो रहा है, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हम गाते क्या है, अल्फाज गाते हैं। तो जो शायर है, जो लिरिक्स राइटर है, पोएट है, सबसे अहम वो है। तो उसको बुनियाद बना के नीचे दफन कर दिया जाता है, जो कि सबसे गलत चीज़ है। तो वो नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहती है और हमेशा कि मैं पूरा क्रेडिट दूँ, मतलब क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या गा रही हूँ, मैं अल्फाज गा रही हूँ और वो मेरे नहीं है। मेरा बस काम है उसमें जान फूंकना, उसको जिंदा करना या खड़ा करना। लेकिन सबकी पूरी इट्स अ टीम वर्क, सबकी उतनी ही अहमियत है और वो नहीं समझते हैं कई लोग। ये थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में। तो आपका बेटा आपका कॉलीग भी है? बिल्कुल। ये कैसा रिश्ता है, कैसा चल रहा है ये? बहुत सुंदर चल रहा है। एक्चुअली वो थोड़ा सा ऊपर वाले ने एक विजन या एक वो जो थर्ड आई थोड़ा अच्छे से ओपन दी है मेरे को। तो मुझे उसमें दिखता था कि वो किस किस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो जो भी वकेशंस होती थी, समर वकेशन या बीच में 8-10 दिन की छुट्टी पड़ी, तो मैं उसका कैमरा सेंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मतलब मैं उससे कुछ भी अपने ऐसे ही फ़ोन से फ़ोटो खिंचवाती थी, तो लाइट का वो जो सेंस होता है ना, इज़ वेरी गुड। तो मैंने उसको 1-2 दिन की वर्कशॉप फोटोग्राफी की कराई। फिर उसमें मुझे लगा कि वो उसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तो हमने उसको 1 महीने का फिल्म मेकिंग का कोर्स कराया, थिएटर का कराया। तो मैंने उसको उसी तरफ रखा। मैंने कहा पढ़ाई तुम पास होते जाओ, मुझे नहीं चाहिए कि तुम टॉप करो क्लास में, तुम ये सारी क्वालिटीज़ इन्हांस करो, ये ही तुमको साथ देंगी। और वो फ्रूटी लूप पे काम कर रहा था, एक सॉफ्टवेयर होता था म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, तो उस पर कुछ काम कर रहा था। तो एक दिन मुझे कुछ अच्छी सी बीट सी लगी, तो मैंने कहा कनिष्क चल मैं कुछ गाती हूँ, तू उस पर बना कुछ। तो मैंने हज़रत अमीर खुसरो का जो है ना आज रंग है, वो मैंने गाया और एक उसने लूप खींच दिया 10 मिनट का, मैं गाती रही उस पर। और मैंने कहा अब इस पर तुम खेलो, बनाओ इस पर जो मर्ज़ी है तुम्हारी। और उसने बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर बनाया, उसको कई महीने तक करता रहा। फिर किसी को सुनाते थे, वो कहते थे म्यूज़िक लाउड है, ऐसा है वैसा है। फिर बोला मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं अपनी सुनूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगा। फिर एक एक करके मैं और उनको खुसरो की चीज़ें देती गई। एक दिन हम दोनों बैठे थे, मैंने कहा तू इतना अच्छा म्यूज़िक कर रहा है, इसका नाम रखते हैं ट्रांस विद खुसरो। ऐसे एल्बम का नाम बना और वो एल्बम जीमा अवार्ड्स के लिए, रेडियो मिर्ची के लिए, मतलब वो तो इतना खुश था कि AR रहमान साहब और त्रिलोक गुट्टू जी के साथ उसका नाम नॉमिनेशन में ही आया। तो ही बस बोला मुझे तो बस मिल गया है अवार्ड कि मैं वहाँ तक ही पहुँच गया हूँ। तो बहुत ब्रिलियंट एल्बम है। वीडियो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया एनिमेशन, तो वो उसने कहीं से ढूंढा और उसके लिए भी बोला मुझे अपना नहीं कुछ करना है, मैं क्राउड फंडिंग करूँगा। तो एक कोई डायरेक्टर देखे, उसने एनिमेशन के कनाडा में थे, तो उन्होंने कहा मैं 5 लाख लूँगा वीडियो बनाने का। देन व्हाट ही डिड, अपने सारे फ्रेंड सर्कल में बोला कि मैं एक वीडियो कर रहा हूँ, सबने क्राउड फंडिंग की, तो वो किया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे बहुत ही बेहतरीन गाने होते हैं वो मैं बचा के रखती हूँ कि ये तो मैं कनिष्क से प्रोड्यूस कराऊंगी। तो जैसे रंगी सारी उसने इतना सुंदर प्रोड्यूस किया। अभी हमने एक और बहुत प्यारा सा कबीर का ही एक पद है, वो मैंने और जावेद बशीर साहब ने गाया है, वो कनिष्क ने प्रोड्यूस किया। एंड वीडियो उसका भी एनिमेशन वीडियो बहुत सुंदर ब्लैक एंड वाइट वीडियो बना है। उसकी मैं 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। साचा साहेब एक तू, बंदा आशिक तेरा, साचा साहेब एक तू, बंदा आशिक तेरा, सिफत तुम्हारी क्या करूं,
तुम हो गहर गंभीरा, सूरत में मूरत बसे, खोए निरख कबीरा, साचा साहिब एक तू, बंदा आशिक तेरा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तो फिर रंगी साड़ी भी थोड़ा सा। हाँ ज़रूर। तो ये रंगी साड़ी जो दादरा है शोभा गुट्टू जी का, हम बचपन से सुनते आए हैं, तो उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ। तो उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी रंगी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आप ये आप ही ने कंपोज किया? दिस इज नॉट माई कॉम्पोजिशन, ये मैं शोभा गुट्टू जी से सुन सुन के बड़ी हुई हूँ जी। हाँ जी, साचा साहिब जो गाया था वो मेरी कॉम्पोजिशन। अच्छा, वाह वाह। तो जब आप और कनिष्क साथ में काम करते हैं, कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब मैं डरती हूँ उसके साथ गाने में, वो इतनी डांट लगाता है रिकॉर्डिंग के टाइम, ऐसे गाओ, ठीक से गाओ, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरी तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रहती है लेकिन मज़ा भी आता है, क्योंकि वो मतलब जो मेन प्रोडक्ट है इट शुड बी द बेस्ट। तो उसके लिए उसके कान बहुत शार्प हैं, इतनी सी हल्की सी मेरा शार्प हो जाएगा नोट, मम्मा सुर चढ़ गया, प्लीज़ प्लीज़ ठीक से सुन के गाओ, ठीक से ये करो, ठीक से वो करो। तो इज़ परफेक्शनिस्ट हर मामले में। तीनों लोग म्यूज़िक करते हैं, कविश, कनिष्क और मैं, लेकिन मतलब वो है तीनों अलग अलग जोन में है। कनिष्क प्रोडक्शन में आ गए हैं तो उनका है कि इंडियन एलिमेंट हर सॉन्ग में ज़रूर होना चाहिए, वो कितना भी इलेक्ट्रॉनिक करें या कुछ भी किसी तरीके से भी म्यूज़िक क्रिएट किए, लेकिन वो कोई ना कोई एक साउंड इंडियन ज़रूर उसमें ज़रूर रखते हैं, वो उनकी ख़ास चीज़ है। एंड कविश हैं, वो उसको एक बड़ा अच्छा गाना गाने को मिला फिल्म में, और एक बार और एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने घर पे बुलाया कि चलो बैठ के जैम करेंगे, कविता जी के बेटे हो तुम, अच्छा कर। बोला मम्मा मुझे नहीं जाना, ये लोग सब रोतड़ू लोग हैं और एक सब लीक जैसा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है तो ही इज़ डूइंग ऑन हिज ओन, बड़ा अच्छा लिखता है वो, जो फील आता है वो लिखा और उसी को कंपोज करके वो ही गाता है। तो उसका एक अलग ही तरीका है। उसने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसका नाम उसने नूरी रखा है। मैंने पूछा क्यों नूरी रखा, तो एक बार उसकी कहानी मुझे बता रहा था कि वो किसी ट्रेन की जर्नी पे थे, तो ऐसी कोई लोकल चढ़े होंगे पैसेंजर्स, तो वो बोले कि दूसरे देश का इंस्ट्रूमेंट लेके इतना क्यों खुश हो, मतलब वो गिटार ले बजा रहा था, कुछ अपना बजाओ तो बात है। अच्छा। वो चीज़ उसको ऐसी लग गई, तब से बोला नहीं मुझे अपना ही इंस्ट्रूमेंट बनाना है। देन उसने कई साल लगाए तो एंड ही क्रिएटेड दैट नूरी इंस्ट्रूमेंट। बहुत प्यारी टोन है गिटार और रबाब की। तो वी ऑल आर म्यूजिशियन बट सब अलग अलग जोन में है। बारिश तेज़ हो गई है तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। तुम कहो चांद चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी, तुम कहो सड़कें उल्टी चला दे, इसमें भी है कोई ना खराबी।
एक छोटा सा तोहफा ओह ये है द स्लो बॉक्स, थैंक यू, ये थैंक यू सो आपकी मच। राइटिंग के लिए। क्या बात है। और It's beautiful. इसके अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से हम लोग चीज़ें ओह जो नाइस, स्लो बाज़ार पर आती हैं। बहुत सुंदर। तो कोशिश ये है कि जो ज़मीनी जी। चीज़ें हैं जो हम गांव कनेक्शन के थ्रू करते हुए आए हैं अब तक, उन क्रिएटर्स को आगे मौका दें। बहुत और अच्छा मंच काम दें। कर रहे हैं नीलेश जी आप, बहुत सुंदर। और आपने यहाँ बुलाया मुझे, आई एम सो हैप्पी, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खूबसूरत जगह। और आपसे मिलने का मेरा तो वो भी एक ख्वाब था। संगीत क्या करता है आपको? मुझे लगता है कि संगीत नहीं होता मेरी दुनिया में, मेरे जीवन में, तो शायद मैं बहुत अधूरा फील करती हूँ। जैसे कई दिन रियाज़ नहीं हो पाता, ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ है तो इतना हैवीनेस लगती है, और उसके बाद 2-3 घंटे रियाज़ कर लो तो बहुत काम और बहुत अच्छा लगता है, बहुत। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कनेक्शन हो ही नहीं सकता खुदा के साथ जुड़ने का, कि सुर लगाते हो और एकदम आपका उस शक्ति के साथ जो कनेक्शन बनता है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। और उस इसीलिए जो सूफ़ी संगीत है या डिवोशनल म्यूज़िक है, इतना उसका चलन है, और लोग कैसे भाव में बहते चले जाते हैं, जिस तरीके के बोल होते हैं, एक वो जो कनेक्शन बनता है उस एनर्जी के साथ, तो बहुत ही सुंदर चीज़ है। और जिसमें हमें नवाजा है ईश्वर ने कि हम 24 घंटे उसी दुनिया में रहते हैं, या तो सुन रहे होते हैं, या कुछ बुन रहे होते हैं, या गुन रहे होते हैं, तो सब कुछ संगीत है। मैं कई बार बोलती हूँ कि मेरे लिए गाना और खाना 2 चीज़ें मतलब स्ट्रेस बस्टर हैं, और मज़ा आता है उन दोनों चीज़ों को करने में। लेकिन कलाकारों के साथ कई बार ये दुविधा होती है कि एक तो उनकी अपनी दुनिया है और एक असली दुनिया है। हालांकि आपके साथ इतनी शायद दुविधा नहीं रही होगी, क्योंकि आपको आपके परिवार का साथ मिला, अब आपके दोनों बेटे आपके साथ संगीत की साधना करते हैं। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि ये चॉइसेस करनी पड़ी, या कहीं एक रेजर एज पे थी आपकी कला एक तरफ और मेहमानों का आना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना? मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं बहुत सोशल रही हूँ, और मुझे लोगों के बीच में अच्छा लगता है, सबके साथ इंटरेक्ट करना, बात करना, तो वो कभी लगा नहीं। और बल्कि कई बार ऐसा हुआ है, जब मैं दिल्ली में थी बॉम्बे शिफ्ट होने से पहले, तो दिल्ली भी एक ऐसा पॉइंट है नॉर्थ इंडियंस के लिए कि कोई ना कोई मेहमान बना ही रहता था, 24 घंटे, मतलब कुछ ना कोई रहता ही था। लेकिन फिर भी मैंने अपना उसमें से स्पेस निकाला कि सबको सब कुछ दे दिया। फिर जो वक्त मिला, जाके जगह नहीं है तो मैं किचन में बैठ करके बंद करके दरवाज़ा वहाँ रियाज़ करने लग जाती थी। कि छोटा सा हमको एक क्वार्टर मिला हुआ था मिस्टर सेठ को, कि दिल्ली बॉम्बे में बहुत बड़ी बड़ी जगह तो मिलती नहीं, तो छोटा सा एक हमारे पास जो क्वार्टर था उसमें थे। तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, समर वेकेशन चल रही हैं, 12-14 लोग सब ठुसे हुए हैं एसी में। तो मुझे लगा कि अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं लंच के बाद, तो अपना हारमोनियम में तानपुरा उठाया किचन में जाके। तो मुझे लगता है कि आप यदि जुनून है तो आप जगह बना लेते हो उसको, कि कहाँ बैठ के करना है। कुछ नहीं होता था तो छत पे चली जाती थी मैट ले करके, कि अच्छा अभी मुझे यहाँ कोई नहीं, ना पानी मांगेगा ना चाय मांगेगा, मैं यहाँ पे आराम से रियाज़ करूँगी। तो सब रास्ते बनते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैं DPS में पढ़ाया मैंने, दिल्ली में। फिर उसी बीच में मुझे जब ब्रेक मिला गाने के लिए, देन आई डिसाइड कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है,
एक बार भी मुझे रत्ती पर अफसोस नहीं हुआ जॉब छोड़ने का, कि सब लोग बोल रहे परमानेंट नौकरी है तेरी, बच्चे पढ़ेंगे 12th तक और ये वो सब। मैंने कहा नहीं करना है तो नहीं करना है। फिर मतलब ये हो गया कि फुल डे आई एम इनटू म्यूज़िक, अपना रियाज कर रही हूँ, शोज़ की तैयारी कर रही हूँ, कॉन्सर्ट्स डिज़ाइन कर रही हूँ, प्लान कर रही हूँ, पता ही नहीं लगा। और बल्कि वो ज़्यादा सुकून ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं जी रही हूँ, क्योंकि संगीत के साथ थी 24 घंटे। तो जो आपको और सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि जो हमारा पैशन था वही प्रोफेशन है, तो नो सैटरडे संडे कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं लगता है। जब कोई बुला लेता है या कहीं जाना होता है तो और एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, ओह वाह मज़ा आएगा। आपने जब अपने सफ़र की शुरुआत की तो आपकी वॉइस अलग थी उस दौर की प्रसिद्ध आवाज़ों से। एक तरह की आवाज़ जो स्मूथ मीठी आवाज़ को माना जाता था कि वही एक्सेप्टेबल। हाँ एक्चुअली। और जिसको अब कंपोजर्स कह देते हैं यू नो हिज और हर वॉइस हैज़ कैरेक्टर, इस तरह का। वो तब एक्सेप्टेबल इतना नहीं था। और बहुत से ऐसे सिंगर्स परफॉर्मर्स हैं जिनको शायद इतने अवसर नहीं मिल पाएंगे। ऐसा आपको लगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आई हूँ इंडस्ट्री में उस वक्त आई थिंक वो चेंज हो रहा था, वो दौर जिस वक्त मैं पहुंची हूँ तब धीरे धीरे जो कंपोजर्स थे वो एक्सेप्ट करने लगे थे डिफरेंट वॉइसेस को। और वो मैं कहूँगी कि बहुत सही टाइम पर आई। तो जैसे मैं हूँ, ऋचा जी हैं, ऋचा जी की वॉइस बहुत प्यारी है, डिफरेंट बोल्ड वॉइस है। शिल्पा राव जी हैं, हर्षदीप हैं, और भी बहुत सारे नए नाम आ गए हैं। तो अब सबको मौका मिल रहा है डिफरेंट वॉइसेस को। बल्कि जब मुझे एकतारा के लिए अवार्ड मिला था तो उषा उत्थुप जी मेरे से मिली और मेरे को हग किया, बोली मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे को उस ज़माने में जब हरि ओम हरि और अम्बा हो वाले जो गाने इतना धूम मचा के रख दी थी, और उस वक्त भी उनको कोई अवार्ड से नवाजा नहीं गया था। तो बोली मुझे इतनी खुशी है कि आज डिफरेंट वॉइसेस को पहचान मिल रही है और इतने सारे अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो वो बहुत खुश थी। तब मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा ये सारी कितनी सारी चीज़ें लोग। बिल्कुल, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप सा एक लंबे वक्त तक रहा कि एक अच्छी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, जैसे एक अच्छा चेहरा कैसा होना चाहिए। कि सिर्फ गोरी चिट्टी लड़कियों को ही मौका मिलता था, मौका मिल सकता है। तो वो एक सांचे बन गए थे। इवन मैं बचपन में जब सुनती थी लता जी, आशा ताई, कोई सुन के बड़ी हुई, तो कई बार मुझे डर भी लगता था। मैंने कहा मुझे इतना गाने का शौक है और मेरी तो बहुत ही अलग सी वॉइस है और उतनी हाई रेंज भी नहीं। बल्कि शुरू में जब इंडस्ट्री में आई हूँ, कंपोजर से मिली तो सब बोलते थे अरे आपकी तो बहुत लो रेंज है, मिड रेंज में गाते हो, आप तो ऐसा वो टीप वाला गाना नहीं गा पाओगे। तो मतलब बहुत ही तकलीफ भी होती थी। मैंने कहा ये तो नेचुरल मेरी जो टोन है वो है, जो है वो वैसी है, और उसको मैं चिल्ला चिल्ला के ख़राब तो नहीं करूँगी, जैसी है अच्छी है, ऊपर वाले ने जैसे दिया। फिर धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट किया और उसी तरीके से फिर बात करने लगी। क्योंकि कई बार होता है ना कि आप लोगों को यदि हावी होने देते हो तो फिर उसमें आप ही घुटते हो फिर। और फिर वो मैं थोड़े दिन तो परेशान रही। फिर मैंने कहा मैं ऐसी ही हूँ, आपको यदि पसंद आती है वॉइस तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं अपना तो कर ही रही हूँ। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ रही कि मैं खुद भी कंपोज़र हूँ, गिफ्टेड कंपोज़र हूँ। तो मैं खाली उस पर नहीं डिपेंड रही बॉलीवुड के ऊपर कि वेट करती रहूँगी अब इस हफ्ते कौन सा गाना मिल रहा है, इस हफ्ते कुछ नहीं। मैं अपना कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग माई टेस्ट ऑफ म्यूज़िक। जो भी है मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो वो भी ठीक है, मतलब तो वो एक रहा। आप कुछ जो मन में आ रहा हो संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से। मैं एक हम सुनाती हूँ आपको जो मुझे बहुत पसंद है। बदल रहा है जो शब सहर में, खुदा वही है, खुदा वही है,
खुदा वही है जिसका जलवा नजर नजर में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है। जो दिल की धड़कन बना हुआ है, जो कानों में रस घोलता है, जो जानो दिल है और जिगर में, खुदा वही है, खुदा वही है, खुदा वही है।